सही सूचना को आप तक पहुंचाने में हमारे सहयोगी हैं Shri Somin Kumar, Minister of Defence. Shri Ananya Anand, Minister of External Affairs. Sushri Kajal Ojha, Minister of Finance and Corporate Affairs. Shri Vinit Sangvi, Minister of Law and Justice. Shri Anushka Singhania, Minister of Road, Transport and Highway. Shri Mrinal Vinayak Jha, Minister of Railways. Shri Mohit Verma, Minister of Parliamentary Affairs. Sadi Kumar, Minister of Health and Family Welfare. Sri Kulika, Minister of Women and Child Development. Sri Kumar Anurag, Minister of Commerce, Trade and Industry. Namaste, my name is Raima Mandal and I represented as the Prime Minister for this Youth Parliament session. Well, youth, हम देश के युवा हैं, हम देश की आवाज़ हैं, तो मेरे नज़र से ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम देखें कि हमारी देश किस व्यवस्था और किस ढंग से चलती है। यूथ पार्लियामेंट का यही मोटिव था. This was a stepping stone for all of us to withstand, or you can say to witness the democratic processes that happens inside our country. इससे हमें ट्रांसपेरेंसी समझ आई, कैसे हमारे बातों को रखा जा सकता है और सिर्फ आवाज़ ऊंचा करने से या फिर किसी के साथ रूडली बात करने से हमारे पॉइंट सही होते हैं, ये हमें पता चला कि ऐसा नहीं होता है. तो हमारे अंदर सहानुभूति और फिर परसिवरेंस, ये सब हमें सीखने मिला. थैंक यू टू द स्कूल मैनेजमेंट एंड ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर टेकिंग सच इनिशिएटिव. एंड अ बिग थैंक्स टू रॉबिन सर एज वेल, जिनकी गाइडेंस में हमने इस प्रोग्राम को एक सक्सेसफुल इवेंट में कन्वर्ट किया. Hello lovely Bokaro people, it's Ananya here and in this youth parliament session I got the role of external affair minister. किताबों में जो पढ़ा आज उसे हकीकत में होते हुए भी देख लिया. A parliamentary conduction which was very smooth and very nice. I would say कि हर एक बच्चे को इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए because there are many perplex situations जहाँ पे हमें confusion होता है कि straight up questions का आंसर कैसे करना है. But this parliament session was like a blessing in disguise to those perplex situations. Basically the questions were inclusive and the answers were comprehensive. Both the parties gave good questions and good answers. Answers were backed up by data, facts and figures, and this session, which was conducted by Robin sir under whose shadow we conducted each and every event, I am really thankful to him as well. Thank you. नमस्ते, मेरा नाम स्निग्धा है. मैं आज के यूथ पार्लियामेंट सेशन में अपोजिशन की एक मेंबर थी. सबसे पहले तो हम हमारे टीचर इंचार्ज मिस्टर रॉबिन मलिक सर को थैंक यू बोलना चाहते हैं. उन्होंने इस प्लेटफॉर्म से इस एक्टिविटी को लिया और हम सारे स्टूडेंट्स के बीच में करवाया. इवेंट 9 to 12 के स्टूडेंट्स के बीच हुआ था, जहाँ पे हर क्लासेस से हर स्पीकर्स का एक टेस्ट राउंड हुआ था, जिनमें से बेस्ट स्पीकर्स आज हमारे सेशन में बैठे हुए थे. कुछ लास्ट मोमेंट्स में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ, जहाँ पे हमें ये भी बताया गया कि इम्प्रॉम्प्ट एक्टिविटी मतलब जहाँ पे आपको लास्ट मोमेंट में किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पड़ता है, आप उसमें कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं. 11 आर्ट्स के बच्चे 11 आर्ट्स का पार्टिसिपेशन था, क्योंकि वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, तो उनके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट था कि डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ कैसे बनती है. स्टूडेंट्स, बाकी सारे बच्चे जिनको भी पार्लियामेंट्री अफेयर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, हमें हमेशा बताया जाता है कि करंट अफेयर्स में एक्टिव रहना चाहिए. उन करंट अफेयर्स के पीछे, वो करंट अफेयर्स बनने के पीछे क्या क्या पॉलिसीज़ होती है, आज हमें उन सब के बारे में पता चला. अ ह्यूज थैंक्स टू द स्कूल मैनेजमेंट, अ ह्यूज थैंक्स टू द टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ जिन्होंने हमारे स्क्रिप्ट्स लिखे, उन सारे सीनियर्स को भी जिन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग की, जिन्होंने हमें वॉलंटियर किया पूरे इवेंट में, फ्रॉम ड्रेसेस टू एवरीथिंग. थैंक यू वेरी मच. My name is Devashish Jha and today in this youth parliament session I played the role of the Home Minister. As a Home Minister I got opportunity to introduce that the National Capital Territory of Delhi bill
which was a dispute between the Delhi government and the Lieutenant Governor. So in that we have seen how the bill is been passed by the Parliament. We had also witnessed a discussion on the issue of finance and the mismanagement of railways. At last, the Speaker concluded the Youth Parliament, and now it was a very wonderful experience for us. Thank you. इस सेशन को करने से सबसे पहली बेनिफिट बच्चों के अंदर ये आएगी कि उन्हें पता चलेगा कि नॉर्मली हमारा पार्लियामेंट जो कि हमारे संविधान में सबसे ऊंचे दर्जे का है वो कैसे फंक्शन करता है. सेकंड, द स्टूडेंट्स विल आल्सो कम टू लर्न अबाउट द वेरियस पोर्टफोलियोज विच government has, what is the role of opposition, what is the role of government, what is the role of each minister. The students will come to know about all these things from the Youth Parliament Act. Honorable members, distinguished guests and aspiring young leaders, it is my privilege and honor to welcome you all to this new session of the Youth Parliament. As we begin this journey, we are reminded of the core values that serve as the foundation of our democracy: debate, discussion and decision making. It provides each one of you with a unique opportunity to engage with these democratic processes, to voice your ideas and to represent the aspirations of your peers. This forum encourages the free exchange of ideas, respectful debate and a commitment to democratic principles. It is through such exercises that we nurture a generation that values dialogue over discord and unity over division. I declare this Youth Parliament session to now officially begin. I declare this Youth Parliament session to The House will begin with the oath ceremony. Item number 101, Secretary General. Sir, I laid out the list of members on the table of this Youth Parliament. Now, I would like to call upon the names of the members for the taking of the oath. Sushri Richananda, who has been elected from Surat constituency of Gujarat state. લોકસભાની સદસ્ય નિર્વાચિત થઈ છું. ઈશ્વરના સાક્ષીમાં શપથ લાવું છું કે ભારતના વિધિ દ્વારા સ્થાપિત સંવિધાન પ્રતિ સાચી શ્રદ્ધા એવં નિષ્ઠા રાખીશ. હું ભારતની પ્રભુતા એવં અખંડતા રક્ષા રાખીશ અને જે પદને ગ્રહણ કરવા જાઉં છું તેના કર્તવ્યને શ્રદ્ધાપૂર્વક નિર્વાહન કરીશ. Shri Harshit Kumar, who has been elected from Madhubani constituency of Bihar state. हम हर्षित कुमार जे युवा संसद सदस्य निर्वाचित भेला हुआ छी. ईश्वरक नामे शपथ ले छी जे हम विधि द्वारा स्थापित संविधानक प्रति एकांतक श्रद्धा और निष्ठा राखब. हम भारतक प्रभुता और अखंडता के अक्षुण्ण राखब और जही पद के हम ग्रहण करे वाला छी तकर कर्तव्य श्रद्धापूर्वक निर्वहन करब. धन्यवाद. Aaron Simon, who has been elected from Wayanad constituency of Kerala state. Aaron Simon ആണ് ഞാൻ നിയമപ്രകാരം ഏർപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയോട് യഥാർത്ഥമായ വിശ്വാസവും കൂറും പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊള്ളാമെന്നും ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരത്തെയും അവിച്ഛിന്നതയും നിലനിർത്തിക്കൊള്ളാമെന്നും ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുന്ന കർത്തവ്യം വിശ്വസ്തമാമെന്നും നിർവഹിച്ചുകൊള്ളാമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. Honorable members, I have received 10 notices regarding the election of Speaker. All the notices are in order. Now we will take up the motion for the election of Speaker for this Youth Parliament. I call upon the Prime Minister to माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं ये प्रस्ताव रखना चाहती हूँ कि श्री स्पर्श आर्य
जो कि इस सदन के सदस्य हैं, उन्हें अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। Sri Devashish Jha to second the motion. Speaker sir, I extend my support to the proposal made by Honorable Prime Minister that Shri Sparsh Aryan be chosen as the Speaker of this House. Sri Somil Kumar. माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। Sri Yashwardhan Singh. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। Sri Kumar Rundra. माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। Sri Shaurya Kumar. माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रधानमंत्री जी के दिए गए द्वारा प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। Sushri Lakshmi Kumari. माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रधानमंत्री के द्वारा प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ। Sri Saksham Jha. माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये प्रस्ताव रखना चाहता हूँ कि सुश्री समृद्धि जी को इस सदन के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। Sri Sasank Ojha. Speaker sir, I extend my support to the proposal made by Sri Saksham Jha. Sri Utkarsh Kumar. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री सक्षम झा द्वारा दिए गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। सुश्री सृष्टि सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री सक्षम झा द्वारा रखे गए प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ। I shall now put the motion by Honorable Prime Minister and second by Sri Devashish Jha to vote for the House. The question is that Sri Sparsh Aryan, a member of this House, be chosen as the elected Speaker of this House. Those who are in favor say aye. Aye. Those who are against say no. No. I think that the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is hereby adopted and Sri Sparsh Aryan has been declared as the elected Speaker of the House. Now I would request Sri Sparsh Aryan to occupy his chair. Shri Mohit Verma. Honorable Speaker sir, before the business could begin, I would like to thank Shri Adarja who has discharged his duty as the Speaker pro tem. He has completed the entire proceedings of the oath and election very smoothly. I heartily thank him on behalf of the government. I also thank the Secretary General and the Office Secretariat who have completed the work within the time frame and under the guidance of the Speaker pro tem and the panel of judges. On behalf of the House, I once again thank the honorable members of their cooperation. माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको युवा संसद के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। यह आपके नेतृत्व, समर्पण और निष्ठा का ही परिणाम है कि आप आज इस प्रतिष्ठित पद पर निर्वाचित हुए। हम सबको आप पर गर्व है और ये उम्मीद करते हैं कि आपके कुशल मार्गदर्शन से यह संसद नई ऊंचाइयों को छुएगी। युवा संसद लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने और युवाओं की आवाज को एक प्रमुख मंच प्रदान करने का सशक्त माध्यम है। आप इस मंच के नेतृत्वकर्ता बने और हमें विश्वास है कि आपके निर्णय युवाओं के विचारों और आकांक्षाओं का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करेंगे। आपका विजन और नेतृत्व हमें एक बेहतर भविष्य की ओर प्रेरित करेगा। आपने जिस संकल्प और परिश्रम के साथ इस पद को प्राप्त किया है, वह सभी के लिए अनुकरणीय है। इस संसद में आपकी भूमिका केवल निर्णय लेने तक ही सीमित नहीं होगी, बल्कि यह प्रेरणादायक नेतृत्व का प्रतीक भी बनेगी। मैं ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आपके नेतृत्व में यह संसद
एक बार फिर से आपको इस सम्मानीय पद पर चुने जाने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी आपके सफल कार्यकाल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस संसद के अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हमारे देश के भविष्य निर्माता, हमारे युवा आज एकत्रित हुए हैं ताकि वह महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श कर सके। लोकतंत्र की मूल भावना स्वस्थ बहस, परस्पर सम्मान और रचनात्मक संवाद में निहित है। इस संसद में हर एक सदस्य की आवाज महत्वपूर्ण है और मेरा प्रयास रहेगा हर एक सदस्य को अपनी आवाज रखने का समान अवसर मिले। हम ये ना भूले कि शब्दों का महत्व उनकी गहराई में होता है, ना कि उनकी ऊंची आवाज में है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप नियमों का पालन करें और समय सीमा का सम्मान करें। अब संसद की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह अपनी मंत्रिपरिषद की घोषणा करें। माननीय सदस्यगण, मैं इस संसद को सूचित करना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष वेतन एवं भत्ता अधिनियम 1977 के तहत दिनांक 23 अक्टूबर 2024 को श्री सक्षम झा को इस संसद के विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी गई है। हमें विश्वास है कि उनका नेतृत्व सदन में रचनात्मक संवाद को प्रोत्साहित करेगा और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत रखेगा। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल प्रारंभ किया जाता है। कृपया अपने प्रश्न संक्षिप्त रखें और संबंधित मंत्री उत्तर देने के लिए तैयार रहें। प्रश्न संख्या 101 श्री अंशुमन सिन्हा। प्रश्न संख्या 101। माननीय अध्यक्ष महोदय, पड़ोसी और छोटे देशों के साथ संबंध मजबूत करने के दावों के बावजूद हमारी विदेश नीति में विशेषकर प्रमुख क्षेत्रीय खिलाड़ियों के साथ महत्वपूर्ण दरारें हैं। ऐसा ही एक उदाहरण के साथ हमारा संबंध है जिसमें गिरावट देखी गई है, जबकि महोदय इंडिया फर्स्ट नीति के एक समय एक घनिष्ठ संबंधों का प्रतीक थी। मालदीव के भीतर बढ़ती भारत विरोधी भावना और राजनीतिक तनाव ने भारत के प्रभाव को कम करने के लिए विरोध प्रदर्शन और आह्वान को जन्म दिया है। अध्यक्ष महोदय, भारत पर यह भी आरोप लगाया गया है कि भारत मालदीव की आंतरिक राजनीति बढ़ गई है, जिससे इस महत्वपूर्ण रिश्ते में तनाव आ गया है। इसके अलावा दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण नेपाल और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को हमारी सहायता पर ग्रहण लग गया है, जिसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। माननीय सभापति जी, मैं सरकार से यह सवाल करना चाहता हूं कि इन चिंताओं पर वह क्या प्रतिक्रिया रखती है और इस क्षेत्र में हमारा प्रभाव कम क्यों होता जा रहा है। माननीय मंत्री जी। Honorable Speaker, sir, and my fellow member of Parliament. While it is true that our relations with smaller neighbors face occasional challenges, it is essential to look at the broader trajectory. Our engagement with the Maldives continue to be one of the most robust partnerships in the region. Yes, there have been political tensions largely fueled by opposition group in Maldives. लगता है सारे ही विपक्ष एक समान हैं. However, Speaker, sir, the government's commitment to India First policy remains strong. India has invested over $500 million in infrastructure projects in Maldives, including the Greater Mail Connectivity Project, which, let me remind you all, is the largest civilian infrastructure project ever built in Maldives. Speaker, sir, I want to assure you and
all the members that anti-India protests, though visible, represent a small fraction and do not reflect the overall diplomatic strength that we maintain. For example, Speaker Sir, India was the first responder during Maldives' COVID-19 crisis, sending medical supplies, vaccines and even financial aid worth a huge sum which was publicly acknowledged by the Maldivian government. As for other solicitations as asked by opposition, let me reassure you and them that we continue to counter China's influence through high-impact development projects in countries like Nepal and Sri Lanka. For example, sir, our aid to Sri Lanka during its economic crisis, totaling over $4 billion, far surpasses the Chinese assistance. Speaker, sir, these investments underscore our government's commitment to regional stability and prosperity, ensuring that our relations with smaller nations remain strong and mutually beneficial. Thus, while isolated incidents may arise, the overall strength of our regional diplomacy remains intact, with long-term partnerships continuing to grow. संबंध ठीक थे, हैं और उन्हें रखने में हम पूर्णतः समर्पित हैं. I hope that the Honorable Minister was successful in answering the hollow claim done by opposition. Thank you, sir. Across the country, rural areas still faces serious challenges in accessing basic health facilities. Could you please elaborate on the concrete measures being taken by the government to address the shortage of doctors, medical staff, and healthcare infrastructure in rural regions? Additionally, given the difficulties in ensuring consistent access of essential medicines and specialized treatment in these areas, what specific strategies are being implemented for that? Finally, how does the government plan to monitor and evaluate the effectiveness of those measures to ensure that they reach the required places and results in lasting improvements to rural healthcare services? माननीय मंत्री जी, सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने प्रत्येक नागरिक को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया है। पिछले सरकार के भ्रष्टाचार और असफलता के कारण ग्रामीण क्षेत्र हमारे लिए चुनौती रही, पर आपको जानकर खुशी होगी कि हमने इन क्षेत्रों में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की पूरी कोशिश की है। मेडिकल कॉलेज के विकास ने डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की कमी से होने वाली समस्याओं का समाधान किया है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 10 वर्षों में इन संख्याओं में 80% की, अध्यक्ष महोदय, 80% की वृद्धि हुई है। मेडिकल कॉलेज की संख्या में भारी बढ़ोतरी के साथ एमबीबीएस की सीटों में भी भारी वृद्धि हुई। 2014 में यह संख्या कहीं 51,000 से बढ़कर आज 2024 में 1,12,112 हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्र का हर एक व्यक्ति सस्ती से सस्ती, अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा पा रहा है। सरकार और अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं को सुरक्षित करने के लिए कई रणनीतियों को अपनाती है, जैसे मिशन इंद्रधनुष, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, पोषण अभियान, नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और काफी। इस वर्ष स्वास्थ्य सेवा मंत्रालय बजट में 13% की वृद्धि हुई, जिसके कारण हमारी सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल देखभाल के लिए 200 करोड़ का एक बड़ा बजट स्थापित किया। और इन सब कार्यक्रमों के प्रभावी कार्य और सुधार को सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी और मूल्यांकन के लिए सरकार कई तंत्रों को अपना। और जो आरोप हमारे विपक्ष ने हम पर लगाया है कि सरकार कुछ लोगों को अधिक मदद प्रदान कर रही है, ये इनका भ्रम है, क्योंकि हमारी सरकार प्रत्येक नागरिक को एक समान अवसर प्रदान करने में विश्वास रखती है और इसमें सफल भी है। मैं विपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया समाज में अफवाहें कम फैलाएं, वरना जहां बैठे हैं कल को वहां से भी हाथ धो बैठे। और अध्यक्ष महोदय, हमें इन आरोपों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है पत्थर उसी पेड़ पर मारे जाते हैं जिस पर फल होते हैं। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 104 श्री शान हुसैन। प्रश्न संख्या 104, सड़कें हो तो ऐसी हो जैसी हो कच्ची रे, सड़कें हो तो ऐसी हो जैसी हो कच्ची रे, चलो तो स्वर्ग मिले पड़े ना कोई टेक। परंतु आज की स्थिति में सड़कों की हालत इतनी सरल है कि स्वर्ग तो दूर की बात है, अस्पताल और मैकेनिक के चक्कर जरूर लगवाएंगे, क्योंकि इनकी सड़कों में गड्ढे नहीं होते हैं, बल्कि गड्ढों में थोड़ी सड़क होती है। यही नहीं, अब और सुनिए, इन्होंने खुद स्वीकार किया है कि अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं खराब इंजीनियरिंग, अधूरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट और अव्यवस्थित सड़क मार्ग चिन्हों के कारण होती है। WHO कहता है कि देश अपनी गाड़ियों को जान सुरक्षा नहीं बल्कि उनकी गतिशीलता प्रणाली पर ज्यादा ध्यान देकर बना रहा है।
इन वाहनों और खराब सड़क व्यवस्था के कारण आज भारत में कुल 462 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। विश्व स्तर पर देखा जाए तो सड़क हादसों का 22% भारत में हो रहा है। भारत में आज हिट एंड रन के ऐसे कई केसेस हैं जहां पर अपराधियों को बिना सही सजा दिए गए छोड़ दिया जाता है। क्या आपका कानून भी आपकी सरकार की तरफ खोखला है? मंत्री जी, जो बड़े बड़े वादे आपने चुनाव के वक्त किए थे कि प्रगति लाएंगे, विकास लाएंगे, सड़क बनवाएंगे, नैन पोस्ट लगवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्या आपकी प्रगति और विकास भी वाहनों के नीचे आ गए हैं? पूछता है भारत काफी सड़कों की तरह। अरे रुकिए, पर हमारी सरकार उनमें से नहीं, जिसका प्रमाण ये है कि आज हम चीन को पीछे छोड़कर रोड कनेक्टिविटी में दूसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं। आज आप दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से पंजाब 4 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, द्वारका एक्सप्रेस वे, लखनऊ से कानपुर 35 मिनट में, दिल्ली से मेरठ 40 मिनट में। अरे इतनी तो आपको गिनती भी नहीं आती होगी जितनी हमने सड़कें बना दी है। एक विदेशी रिपोर्ट ने भी कह दिया कि जितनी सड़कें 65 साल में नहीं बनी, उससे ज्यादा 2025 तक हमारी सरकार में बन चुकी होगी। हमारी ही सरकार में खोखला होते हैं। अरे खोखले वादों और सरकार की बात अब ना ही करे तो बेहतर होगा। महोदय, इन्होंने गड्ढों की बात की, तो मैं इन सभी से यह पूछना चाहती हूँ कि आपके क्षेत्र में जितनी भी सड़कें 1, 2, 3, 4, 5 साल के अंदर बनी हैं, क्या उनमें एक भी गड्ढे हैं? देखिए, दिक्कत आप में नहीं, दिक्कत आपकी अधूरी जानकारी में है। जिन सड़कों की बात आप कर रहे हैं वे वो रोड्स हैं जिन्हें हमने अभी तक बनाया नहीं है, पर रोड मेंटेनेंस में रिपेयर करते हैं। पर आप बिल्कुल भी चिंता न करें, 2034 तक हमारी सरकार में भारत का हर एक रोड बन चुका होगा। अध्यक्ष महोदय, कुछ सालों पहले एक गीत बहुत ही प्रचलित हुई थी और उस गीत के बोल आज सार्थक होते नजर आ रहे हैं। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की कमाई का हिसाब दीजिए। गांव-गांव जख्मी फिजाएं हो गई, जहरीली घर की हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाई हो। जाइए आवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। कैसी कैसी देखो योजनाएं खा गए, बेच कर ये अपनी आत्माएं खा गए, मार के मरीजों को दवाएं खा गए। इन्हें पद्मश्री का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश में दवाइयों के दामों में धीरे धीरे वृद्धि आती जा रही है, जिनके कारण गरीब और बुजुर्ग अपने दवाइयों का खर्चा नहीं निकाल पा रहे। आपने कहा कि हमें गिनती तक नहीं आती है, तो सुनिए, आपने जो आयुष्मान भारत की योजना निकाली थी उसमें भी आप ही के सीएजी की रिपोर्ट ने बताई है कि 7.5 लाख लाभार्थियों, अध्यक्ष महोदय 7.5 लाख लाभार्थियों का मोबाइल नंबर अमान्य है और विशेष रूप से एक ही मोबाइल नंबर से जुड़ा है। यहाँ तक कि किसी राज्य में 1.5 करोड़ रुपए ऐसे लोगों को दिए गए हैं जो पहले ही मर चुके थे। अब गिनती का तो पता नहीं, पर इन्हें शर्म तो बिल्कुल भी नहीं आती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि गरीब जनता और मध्यम वर्ग के लोग जो टैक्स भरते हैं उन पैसों के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश में PSUs को निजी हाथों में बेचा जा रहा है। आप रोजगार तो सृजित नहीं कर पा रहे, साथ ही जो PSUs है उसको भी निजी हाथों में बेच रहे हैं। अपना तो कुछ नहीं, सब बेच बाच के बैठे हैं। बाप के बारे में सच बोलो, बच्चे ऐंठे हैं। एक भिखारी बना के राजा, देख रात बनने के इंतजार में और भिखारी बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, PSUs हमारे देश की रीढ़ है जो देश में मुख्य रूप से रोजगार सृजित करता है। माना कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री के समय में बहुत सारे नाली और गटर थे, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि तुम उस गटर से गैस निकालकर पकौड़े बनाओ और चाय बेचो। आपकी सरकार का तो पता नहीं, लेकिन आपकी सोच जरूर खोखली है। आपने कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन मैं आज एक शेर के माध्यम से आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रह जगहों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, तेरी रहबरी का सवाल है। तो श्रीमान जी, आपने बोला
बोला कि दवाइयों के बढ़ते दामों के कारण गरीब लोग उन्हें खरीदने में असमर्थ हैं। परंतु आपकी अधूरी जानकारी को पूरी करने के लिए मैं आपको यह बता दूं कि जो गरीबी दर वर्ष 2013-14 में 29.17% था, वह वर्ष 2022-23 में नीचे आकर 11.28% हो चुका है। Honorable Speaker, our government recognizes that affordable health care is the right of every individual. In response, we are implementing policies aimed at reducing medical inflation by increasing public spending on health care, promoting generic medicines, and expanding health coverage schemes under schemes like Ayushman Bharat. और आपने जो भी आयुष्मान भारत पर अपनी विशेष टिप्पणी प्रदान करने की कृपा की है, मैं आपको यह बता दूं कि आयुष्मान भारत (PMJAY) दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, जिसका लक्ष्य 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है। Speaker sir, we admit that there are flaws in the scheme, but we are constantly working upon them. हम सिर्फ खोखले वादे नहीं करते, उन वादों को पूरा भी करते हैं। But I firmly believe that दुनिया की कुछ चीजों और कुछ लोगों को कभी भी बदला नहीं जा सकता। Speaker sir, the next issue raised is about the private ownership of the PSUs. You mentioned that our government is selling the PSUs to the private agencies. But let me remind you all that the disinvestment of the PSUs will reduce the burden upon the government and would help in generating financial resources. और हिसाब मांग कौन रहा है साहब? वो जिनका खुद का कोई हिसाब नहीं। Let me remind you all, the inflation rate of India before 2014 was 6.67%, and if you see the recent stats, it came to 6.62% in 2020, 5.13% in 2021, and to 5.15% in 2023, which is surely a remarkable shift. पर विपक्ष को इन सबकी खबर कहाँ? उन्हें आपसी मामलों से फुर्सत मिले तब ना। अरे काश अगर आप गीत सुनने और सुनाने के बजाय मुद्दों पर काम किए होते, तो आज आप सदन के उस पार बैठे न होते। अब विपक्ष ने शेर शायरों और गीतों के बोल से महफिल सजा ही दी है, तो मैं भी कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी जो आज सार्थक होते हुए नजर आ रहे हैं। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, आया समय बड़ा बेढंगा, इंसान हुआ बेकार, कहीं झगड़ा कहीं दंगा, और कहते हैं करेंगे देश के लोगों के सपनों को साकार। और हाँ श्रीमान, हम सरकार पॉलिसी और नियमों से चलाते हैं, गीतों के बोलों से नहीं। सदन के समक्ष रेलवे से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी चिंता व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि कुर्सी मिलने के बाद सरकार को किसी चीज की चिंता नहीं है। सबसे पहले हमारे देश में ट्रेन दुर्घटनाओं में इजाफा हुआ है, जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है। इससे न केवल यात्रियों की जान को खतरा होता है, बल्कि रेलवे की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न उठते हैं। अरे हम विश्वास की बात भी किस सरकार से कर रहे हैं? सरकार को खुद निजी वाहनों में सुरक्षा के प्रबंध के साथ आती जाती है, मगर जिन नागरिकों की कमाई से वो ऐसा आराम करते हैं, उन्हीं नागरिकों को ट्रेन में सफर करते हुए सुरक्षित रखने में असफल नजर आ रही है। अभी रेल यात्रियों को जान को खतरा है, मगर हो सकता है कि आने वाले चुनाव में आपकी सरकार को खतरा हो जाए। सरकार को रेलवे की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, मगर दुर्भाग्य से इस ओर सरकार पर्याप्त ध्यान नहीं दे पा रही है। अध्यक्ष जी, दूसरा मुद्दा रेलवे कर्मचारियों पर बढ़ते काम के बोझ का है। रेलवे में कार्यरत कर्मचारियों को अत्यधिक काम करना पड़ता है, जिससे उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। इनसे उनके काम की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है और अंत में सबकी सुरक्षा को खतरा होता है। ना जाने क्या कुछ नहीं करता है एक आम आदमी दो वक्त की रोटी कमाने के लिए, मगर सरकार की एक गलती से बुझ जाते हैं ना जाने कितने घरों के चिराग जो ट्रेनों के टकराने से। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि रेलवे कर्मचारी को उचित आराम और संसाधन मिले, ताकि वे अपनी सरकार की तरह ना बनकर अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निभा सके। अध्यक्ष जी, तीसरा मुद्दा रेलवे की बढ़ती आर्थिक हानि का है। सरकार से आम आदमी की आमदनी तो बढ़ाई नहीं जा रही, इसलिए उन्होंने सोचा कि आर्थिक हानि ही बढ़ा दी जाए। सरकार की नीतियों के कारण रेलवे को भारी नुकसान हो रहा है। लगता है जैसी सरकार वैसी उनकी नीतियां भी है। यह स्थिति और चिंताजनक हो जाती है जब रेलवे में रिक्त पदों की भरपाई नहीं की जाती। जिस प्रकार सरकार से अपनी गलतियां नहीं छुपाई जा रही, उसी प्रकार रिक्त पदों की भरपाई भी नहीं हो पा रही है। कम कर्मचारियों के साथ रेलवे का सुचारू संचालन
सरकार को इस पर विचार करना होगा और जल्द से जल्द इन पदों को भरना होगा ताकि रेलवे की कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सके। अध्यक्ष जी, कुछ दिन पहले सरकार कह रही थी कि कुछ सरकारों में गड्ढे होते हैं, मगर इन सब मुद्दों को पेश करने के बाद मुझे सरकार में कोई गड्ढे नजर नहीं आ रहे, बल्कि पूरी की पूरी सरकार ही गड्ढे में दिख रही है। अध्यक्ष जी, यह सुनने के बाद सरकार केवल यह कह सकती है कि अगर हम गड्ढे में हैं तो आप इधर और हम उधर क्यों हैं। तो मैं उनसे बस इतना कहना चाहूंगा कि शीशे ने सदा सिखाया हमको कि झूठ हमेशा आगे और सच पीछे रहता है। इतना ही नहीं अध्यक्ष जी, अभी सरकार हिसाब लेने देने की बात कर रही थी, तो मैं इनसे बस इतना कहूंगा कि दूसरों के ख्यालातों की लेते हैं तलाशी और खुद के गिरेबान में झांका नहीं जाता। दूसरों के ख्यालातों की लेते हैं तलाशी और खुद के गिरेबान में झांका नहीं जाता है। इंसान ना जाने तो खुदा की नजरों में कितना ही गिरना चाहता। मैं अंत में सरकार से आग्रह करता हूं कि वे रेलवे की सुरक्षा, कर्मचारियों की भलाई और रेलवे के आर्थिक प्रभाव पर तत्काल ध्यान दें, क्योंकि उनकी यह कुर्सी केवल आराम के लिए नहीं है। धन्यवाद। हमारी सरकार मानती है कि रेलवे में बहुत से पद खाली हैं, लेकिन हम इस विषय पर खास ध्यान दे रहे हैं। मैं माननीय सांसद जी को बताना चाहता हूं कि रेलवे में पदों को भरना एक सतत प्रक्रिया है और रेलवे भर्ती एजेंसियां समय के साथ इन पदों को भरती रहती है। और अध्यक्ष जी, जहां तक बात रही कर्मचारियों की, तो मैं गर्व से बताना चाहता हूं कि हमारे कर्मचारियों की सच्ची मेहनत और लगन के कारण ही आज हम विश्व के चौथे सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क बन चुके हैं। अध्यक्ष जी, शायद विपक्ष ने सही कहा, हमारे कर्मचारी हमारे सरकार की तरह मेहनती और ईमानदार बनते जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, दूसरी बात जो विपक्ष ने उठाई है वह है रेलवे की आर्थिक स्थिति। मैं माननीय सांसद जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें पता है कि 2023-24 सत्र में रेलवे का राजस्व रेवेन्यू कितने का था? अरे छोड़िए, आपको पता होता तो आप यह प्रश्न पूछते ही नहीं। अध्यक्ष जी, 2023-24 सत्र में रेलवे ने रिकॉर्ड 2.40 लाख करोड़ रुपए का राजस्व किया था। और बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की, तो हमारी सरकार ने पहले से इस विषय में 105% ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। अभी और सुनिए, हमारी सरकार में रेलवे ट्रैक बिछने की गति 4 किलोमीटर प्रतिदिन से बढ़कर 14.5 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है। इसके साथ ही हमारी सरकार में देश के 94% रेल रूट बिजलीकृत भी हो चुके हैं। अध्यक्ष जी, अब आते हैं रेल दुर्घटनाओं के विषय की ओर। हम मानते हैं कि हाल में रेल दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ी है, लेकिन मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि निरंतर प्रयास के बाद हमने एंटी डिरेलमेंट मशीनों को लागू कर दिया है, जिससे इन हादसों में जरूर ही कमी आएगी। अध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी जो इतने उत्साह के साथ इस विषय पर बोल रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्यों इनकी सरकार इतने दिन सत्ता में रहने के बाद भी 1 किलोमीटर पटरी पर भी एटीपी नहीं लगा पाई। अध्यक्ष जी, माननीय विपक्ष ने निरंतर हमारी सरकार और नीतियों पर टिप्पणी की है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी सरकार मजबूत होती, अगर आपकी नीतियों में दम होता, तो आज आप इस ओर और हम उस ओर बैठे होते। अध्यक्ष जी, अंत में मैं विपक्ष के लिए कुछ कहना चाहूंगा। अपने कुछ किया नहीं और हमें काम सिखा रहे हैं। अपने कुछ किया नहीं और हमें काम सिखा रहे हैं। अरे जिनको खुद कमीज पहननी नहीं आती, वो हमें सूट पहनना सिखा रहे हैं। माननीय सदस्यगण, आज के युवा संसद सत्र में जिस ऊर्जा और संकल्प के साथ आप लोगों ने भाग लिया है, वह अत्यंत प्रेरणादायक रहा। आपकी विचारशील बहस ने न केवल आज के मुद्दों को समझाने में सहायता दी है, बल्कि यह भी सिद्ध किया है कि आप भविष्य के नेतृत्व के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आपके द्वारा उठाए गए प्रश्नों और उनके दिए गए समाधान इस बात का प्रमाण है कि आज के युवा जागरूक हैं और उनकी दृष्टि स्पष्ट है। इस सत्र की समाप्ति पर मैं आप सभी को यह संदेश देना चाहता हूं कि यह एक शुरुआत है। संसद का यह अनुभव आप में राष्ट्र के प्रति एक नई जिम्मेदारी और सेवा का भाव जगाता है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप आगे भी इसी उत्साह और समर्पण के साथ देश हित में कार्य करें और भारतीय लोकतंत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। Today in our school we conducted the youth parliament session in which the students from class 9 to 12
displayed various portfolios and इस इवेंट के अंदर बच्चों को पार्लियामेंट के एक सेशन के अंदर नॉर्मली कैसे फंक्शन होती है, कैसे बिल प्रेजेंट होता है और उस पर क्या डिस्कशन होता है, इस बारे में बच्चों ने अपने विचार व्यक्त किए एंड दे शोड हाउ टू एक्ट इन अ पार्लियामेंट। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।